हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो आपका प्रतियोगिता दर्पण का जुलाई एडिशन का जो है जुलाई एडिशन 2026 का जो आपका प्रतियोगिता दर्पण आ गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो इसमें दिए हुए 130 प्रश्न सार संग्रह को देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सार संग्रह के प्रश्नों को। फर्स्ट प्रश्न है फर्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। फर्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो पसाड़कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत, भारत में जो है पसाड़कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने। जिन्हें तो रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लोहरादेव उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित किस नौपसाड़कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए थे? संगन कोल्लू से। कहा? तो संगन कोल्लू से प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल प्रांत स्थित प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल चंद्रकेतुगढ़ किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है, जिसका महत्व वैदिक काल में जाकर हुआ? तो गाय का चित्रण नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी का सर्वाधिक महत्व था, जिसे उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया? तो सिंधु नदी। किसको? तो सिंधु नदी का महत्व था। नेक्स्ट है कि वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिताओं का सही क्रम है ब्राह्मण, आर्णक्य एवं उपनिषद है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई श्रीमद् भागवत गीता किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ का एक भाग है? तो महाभारत का भाग है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकों में जन्म का प्रतीक कमल, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा तथा प्रथम प्रवचन और महाबोधि के प्रतीक क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है 9 नंबर कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकों में जन्म का प्रतीक कमल, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, तो प्रथम प्रवचन और महाबोधि के प्रतीक क्या है? तो प्रथम प्रवचन इनका जो धर्म चक्र प्रवर्तन है और महाबोधि का है तो बोधि वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्यकाल में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी? मध्यकाल में जो बौद्धों की कौन सी शाखा जो सबसे अधिक प्रभावशाली थी, जिसके सिद्धांत मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलती है? तो ब्रजयान शाखा। किसमें? तो ब्रजयान शाखा में मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्नों को। अगला टॉपिक जो होगा हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से होगा। बोल रहा है कि आधुनिक भारत में जो है पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में किस पूर्व प्रेसिडेंसी शहर को स्थापित किया गया था? तो मद्रास में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि अवध के किस नवाब ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो नवाब शहादत अली ने सौंप दिया था। नेक्स्ट है कि सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया और रूस की यात्रा भी की थी? तो महाराजा दलीप सिंह। कौन? तो महाराजा दलीप सिंह ने। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था, जिसका अंत मद्रास की संधि से हुआ था? तो लॉर्ड वेरेल्स था। कौन? तो लॉर्ड वेरेल्स था। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर के 1833 ईस्वी में किसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? 1833 ईस्वी में किसे जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। नेक्स्ट है किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल से संबंधित तथ्यों में वारेंग हेस्टिंग्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो वारेंग हेस्टिंग्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तो लॉर्ड वेल्लेसली ने। किसने? तो लॉर्ड वेल्लेसली ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रथम प्रयास 1784 ईस्वी में
विलियम जोन्स के द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? तो कलकत्ता में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1901 में जो है वर्ष 1901 को लंदन में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोह की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। यहाँ के विद्रोह को किस अंग्रेज जनरल ने समाप्त किया था? तो जनरल नील ने समाप्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले सब्जेक्ट, जो कि हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन किए जाने के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के प्रथम वायसराय सब कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति संसदीय शासन पद्धति विधि का शासन एकल नागरिकता द्विसदनीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। किसके? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार उद्देशिका का विचार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है बोले कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का उद्देशिका के विचार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो अमेरिका के संविधान से क्या है? तो प्रेरित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 48 संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 में किसका प्रावधान किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनावी प्रक्रिया का किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किस नए पद का सृजन किया गया है, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी? तो भारत के राज्य सचिव पद का किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1858 में किया गया था? तो 15 सदस्यीय परिषद का किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत के महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान है? तो आर्टिकल 76 के तहत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 78 में किया गया है। पर्यावरण एवं जैव विविधता के प्रश्नों को देखेंगे। बोला कि पर्यावरण किस प्रकार की सम्मिष्ट है, जो जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से रचित होती है? तो एक अविभाज्य समाविष्ट है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम किस वर्ष और महीने में लागू किया गया था? तो दिसंबर 2006 में किया गया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्निस्ट ने किया था। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मारियस ने किस वर्ष किया था? तो वर्ष 1988 में किए थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों में किस संरक्षण विधि द्वारा आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है? तो इन सिटू संरक्षण यानी जो इन सिटू कंजर्वेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे कि मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया या हो रहा है या होने संभावित है, तो उन्हें किस रजिस्टर में सूचीबद्ध किया जाता है? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किया जाता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रजिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के द्वारा
नेक्स्ट है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2002 को किया गया था। पर्यावरण के जो जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर किस प्रकार के तंत्र का निर्माण करते हैं? तो पारस्परिक क्रियाशील तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कि वनों में रहने वाली जनजातियों के अधिकारों को वनों में रहने वाली जनजातियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देने वाला अधिनियम मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो वन अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? वन्य जीवों को जो उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इन सिटू या स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला सब्जेक्ट भारत एवं विश्व भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, बोला है कि भौगोलिक अवस्थिति के दृष्टिकोण से भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक देश है? तो दक्षिण एशियाई भाग में स्थित एक क्या है? तो देश है। भारत की आकृति अनियमित चतुष्कोणीय है। यह देश भारत की आकृति जो है अनियमित चतुष्कोणीय है। यह देश किस महासागर के उत्तर में अवस्थित है? तो हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत का जो परमाणविक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के मध्य में कौन सा स्थित है जिसके मानक समय रेखा काटती है? तो भारत है। कौन? तो भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का अनुदैर्ध्य उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का अनुदैर्ध्य उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन सही क्रम क्या है? तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और क्या है? तो शिवालिक हिमालय है। नेक्स्ट है कि बालघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत है? तो गुजरात राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट है कि कौन सी प्रसिद्ध दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में गिलगित से जोड़ता है? कौन सा प्रसिद्ध दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है कि जास्कर श्रेणी में स्थित किस दर्रे से होकर श्रीनगर से ले जाने का मार्ग गुजरता है? तो जो जिला दर्रा से गुजरता है। पीर पंजाल दर्रा से होकर कहाँ से कहाँ जाने का मार्ग गुजरता है? तो कुलगाम से जो है कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को। ठीक है, बोला है कि राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए देशीय उत्पादन में किसे जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए देशीय उत्पाद में किसे जोड़ा जाता है? तो विदेशों से निवल कारक आय को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है कि पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है कि पर्यावरण और विकास के संदर्भ में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1962 में हुई थी। नेक्स्ट है कि संस्थागत स्रोतों में कृषि वित्त यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस की सर्वोच्च संस्था कौन सी है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करती है? तो नाबार्ड है। कौन सी है? तो नाबार्ड है। नेक्स्ट है कि भारत में फसल बीमा के लिए प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को किस फसल के द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना लागू करके किया गया था? तो खरीफ फसल के दौरान किया गया था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। कहाँ? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो वर्ष 1989 में की गई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी भारत में कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1948 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सामान्य विज्ञान एवं उनके तकनीकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। ठीक है, बोला कि शल्य चिकित्सकों द्वारा रोगियों का निषेचन यानी एनेस्थेसिया के लिए उपयोग किए जाने वाले टीवा का पूरा नाम क्या है? तो टोटल इंट्रावीनस एनेस्थेसिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पुदीना अर्क या मेथनॉल तेल मुख्य रूप से पुदीने की पत्तियों के किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो भाप आसवन यानी एस्टमी भाप आसवन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि मेंथॉल जो है मेंथॉल तेल प्रदान करने वाला पुदीने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंथा ऑर्बिसिस। क्या? तो मेंथा ऑर्बिसिस है। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं में जो है प्राक्रमण की खोज वर्ष 1951 में लैंडरबर्ग एवं जिंडर द्वारा की गई थी। तो संगमन जीवाणु में जो है प्राक्रमण की खोज वर्ष 1951 में लैंडरबर्ग एवं जिंडर द्वारा की गई थी। तो संयुग्मन की खोज 1946 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है लैंडरबर्ग एवं टाइटम के द्वारा की गई थी संयुग्मन का खोज। नेक्स्ट है कि फलों का मीठा स्वाद जो है किस मोनोसेकेराइड शर्करा के कारण होता है, जिसे फल शर्करा भी कहा जाता है? तो फ्रक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट है कि प्रकृति में जो सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है, इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप क्या है? तो कपास इसका क्या है? तो शुद्धतम प्राकृतिक रूप है। नेक्स्ट है कि सेलुलोज जो किस प्रकार के कार्बनिक पदार्थों सेलुलोज किस प्रकार का जो है कार्बनिक पदार्थ है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एक पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है कि रुधिर में जो शर्करा की मात्रा का नियमन करने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो इंसुलिन है। क्या? तो इंसुलिन है। नेक्स्ट है कि कीटाणुनाशक क्षमता रखने वाला प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? तो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि सिग्नल की शक्ति ने स्ट्रेंथ कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो रिपीटर का किया जाता है। नेक्स्ट है कि अब हम लोग जो है अगले प्रश्न देखेंगे जो कि होगा हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होंगे। बोल रहा है कि कौन सा लक्षण एक ऊर्जावान मित्रवत बालक नहीं होता है? तो आसानी से चिढ़ने वाला। ठीक है। सामान्यतः मानव विकास में किशोरा अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? तो 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक में जो पूर्णतः में पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति यानी जो फुली फंक्शनिंग प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? तो कार्ल रोजर्स ने दिया था। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार बच्चों में जो वस्तु यथार्थ के विकास को समझने में किसने सहायता की थी? पियाजे ने की थी। नेक्स्ट है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है। सूर्य जो है बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण या सोच को इंगित करता है? तो संजीव चिंतन का करता है। नेक्स्ट है कि यह दावा किसने किया था कि सभी भाषाओं में होने वाला कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो कौन? तो नॉम चॉम्स्की ने किया था। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक अवस्था में जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चों हेतु बैचलर बुद्धि मापनी में कौन सी एक निष्पादन मापनी के अंतर्गत आती है? निष्पादन मापनी एंड परफॉर्मेंस स्केल के अंतर्गत आती है। तो चित्रपूर्ति यानी पिक्चर कंप्लेशन आती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बाल मनोवैज्ञानिक के कौन सा सिद्धांत जीवन के प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होता है।
नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बायोग्राफिकल स्केच। प्रसिद्ध पुस्तक ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट के लेखक कौन है? तो डार्विन है। कौन है? तो डार्विन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक, यानी अगले टॉपिक या अगले सब्जेक्ट बोल सकते हैं, संप्रेषण एवं संचार के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बोला है कि संप्रेषण या संचार शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई जिसका अर्थ साझा करना होता है? तो कम्युनिकेट से हुई। किसके? तो कम्युनिकेट से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संप्रेषण प्रक्रिया के जो है मुख्य तत्वों में संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फीडबैक कहा जाता है। बिना शब्दों के शरीर के हाव भाव चेहरे की अभिव्यक्ति बिना शब्दों के शरीर के हाव भाव चेहरे की अभिव्यक्ति और इशारों के माध्यम से किए जाने वाले संचार को क्या कहते हैं? तो अमौखिक संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रभावी संचार के 7 Cs के नियम में संदेश के साफ होने को क्या कहा जाता है? तो अस्पष्टता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संवाद को असरदार बनाने वाले 7 Cs के नियम में कॉर्टेसी शब्द का क्या अर्थ है? तो कॉर्टेसी शब्द का अर्थ है शिष्टाचार या बातचीत में विनम्रता होना, कॉर्टेसी शब्द का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संप्रेषण के दौरान शोर शराबा या दूरी के कारण शोर शराबा या दूरी के कारण उत्पन्न होने वाली रुकावट को किस प्रकार की बाधा कहा जाता है? तो भौतिक बाधा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सामने वाले की बात को केवल सुनना ही नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना को उद्देश्य और ध्यानपूर्वक समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सक्रिय श्रवण कहलाती है। नेक्स्ट है कि जब कोई इंसान खुद से ही बात करता है, मन में सोचता है, तो उससे किस प्रकार का संचार कहा जाता है? तो अंतः व्यक्तिगत संचार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि टेलीविजन, रेडियो, अखबार या इंटरनेट के माध्यम से एक बहुत बड़े जन समूह के साथ एक ही समय में संवाद करने को क्या कहते हैं? तो जन संचार कहते हैं। नेक्स्ट है कि सहकर्मियों या दोस्तों के बीच बिना किसी तय नियम के होने वाले अनौपचारिक संचार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेप वाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो अगले प्रश्न देखेंगे जो कि होगा आपका कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न है कि भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। कंप्यूटर शब्दकोश में जो प्रयुक्त होने वाले सीडी अक्षरों का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी अक्षरों का पूर्ण रूप। कंप्यूटरों को यह बताने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? उसे क्या करना है? तो प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई अनुपम नामक परियोजना प्रस्ताव। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो विकसित की गई अनुपम नामक परियोजना वास्तव में क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो सीडैक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर डाटा को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डाटा को मापने की जो सबसे छोटी इकाई जो है कौन सी है? तो वह जो है बीट है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की दुनिया में प्रसिद्ध माइकल एंजेलो किसका नाम है? तो एक कंप्यूटर वायरस का नाम है। नेक्स्ट है कि विश्व के सभी कंप्यूटरों में अनिवार्य रूप से कौन सी भाषा लागू होती है? तो मशीनी भाषा लागू होती है। नेक्स्ट है कि डेटा के प्रेषण की गति यानी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को मापने के लिए सामान्यतः किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो बीट प्रति सेकंड का किया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कृषि के प्रश्नों को। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का मुख्य प्रकार क्या है? तो जीविकोपार्जन कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में जो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट है सफ़ेद क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किस उत्पादन से है? तो दुग्ध उत्पादन से यानी दूध उत्पादन से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में जो मुख्य रूप से कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3, जिसमें रबी, खरीफ और जायद पाई जाती हैं। धान चावल की खेती
धान चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो चिकनी जलोढ़ मिट्टी होती है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य धान का कटोरा, भारत के कौन सा राज्य को धान का कटोरा यानी राइस बॉल कहलाता है? तो जो छत्तीसगढ़ कहलाता है। पीली क्रांति यानी येलो रिवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो तिलहन उत्पादन मुख्य रूप से सरसों और सूरजमुखी से है। नेक्स्ट है कि भारत में जो कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी है। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से जैविक खेती यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पहला राज्य है? तो सिक्किम है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो डेयरी विकास और दुग्ध की उपलब्धता बढ़ाने से है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे खेलकूद के प्रश्नों को। बोला है कि नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? तो यह जो है अप्पू था। क्या? तो अप्पू। नेक्स्ट है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन भारत में कहाँ अवस्थित है? तो ग्वालियर में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1984 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो बछेंद्री पाल है। कौन? तो बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो फू दोरजी को प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा कि देश के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट देश के जो सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो जुनको ताबई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इतिहास में सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली थी? इतिहास में सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली थी? तो वर्ष 1953 ईस्वी में मिली थी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था यानी फीडे का संबंध किस खेल से है? अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था यानी फीडे का संबंध जो किस खेल से है? शतरंज से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव, व्लादिमीर क्रेमनिक और अनातोली करापोव का संबंध किस देश से है? तो यह जो रूस से है। किसे? तो रूस से है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था ने फीफा का संबंध जो है किस खेल गतिविधि से है? तो फुटबॉल से। किससे है? तो फुटबॉल से। नेक्स्ट है हमारा विविध के, अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। बोला कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला और शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो जो क्रमशः चीन और प्रसा है। नेक्स्ट है कि इतिहास में प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? इतिहास में प्रथम जो है फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो यह जो है देश है प्रथम आपका उरुग्वे है। विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व के पहले सफल मोटर संचालित हवाई जहाज का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है किसे? तो राइट बंधु को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला और कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश क्रमशः कौन सा है? तो जो क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और क्या है? तो रूस है। नेक्स्ट है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आपका यूनान है। नेक्स्ट है हमारे कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है जिसे लगभग 800 ईसा पूर्व स्थापित माना जाता है? 800 ईसा पूर्व स्थापित माना जाता है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है हमारा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गगारिन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। नेक्स्ट है कि विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो एस भंडार नाइके को प्राप्त है, जो कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का वह प्रथम देश कौन सा है जहां नागरिकों को ऐच्छिक मृत्यु इच्छा मृत्यु का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो वह नीदरलैंड देश है। ठीक है। तो ये था जो आपका सार संग्रह का प्रश्न 130 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।